दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही मज़ेदार, सुंदर कहानी है। उसके अलावा दोस्तों, आज की ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है अरिथमेटिक वर्सेस जियोग्राफी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? अरिथमेटिक का मतलब होता है अंक गणित और वर्सेस का मतलब होता है बनाम। जब दो चीज़ों के बीच में मुकाबला हो तो वर्सेस कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है बनाम। और जियोग्राफी का मतलब होता है भूगोल। अरिथमेटिक वर्सेस जियोग्राफी मतलब क्या हुआ कि अंक गणित बनाम भूगोल। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कहानी को पूरे ध्यान से सुनें और एक एक वर्ड को आप नोट करने की कोशिश करें, साथ में स्ट्रक्चर को भी समझें। और यदि आज की कहानी आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। A foolish peasant was sad that crops take so long to grow। क्या मतलब हुआ? A foolish peasant was sad। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। इस तरह के वाक्यों को सिंपल पास्ट का वाक्य कहते हैं, जहाँ पर किसी भी तरह की एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इस तरह के जो वाक्य हैं उनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। सैड का मतलब उदास, जो कि एक एडजेक्टिव है। अ फुलिश पेजेंट। और दोस्तों, पेजेंट को आप नोट कर लीजिए। आपने सुना होगा किसान को फार्मर कहते हैं, साथ में पेजेंट भी कहते हैं। यदि आपको इसकी मीनिंग पहली बार पता चली तो आप इसे नोट कर लीजिए। पेजेंट मतलब किसान। अ फुलिश, और फुलिश मतलब मूर्ख। अ फुलिश पेजेंट वॉज सैड मतलब कि एक मूर्ख किसान उदास था। कि क्रॉप्स, दोस्तों क्रॉप्स मतलब फसल, की जो फसल है टेक सो लॉन्ग वो बहुत ज़्यादा समय लेती है। टू ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना, बढ़ने में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक मूर्ख किसान उदास था कि जो फसल है वो बहुत समय लेती है बढ़ने में। आई हैव सोन अ मंथ अगो एंड इट विल टेक अनदर 2 months बिफोर आई गेट द फुल 300 बुशल्स ऑफ कॉर्न विच ग्रोज इन माई फील्ड। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये बड़ा सेंटेंस है, इसको बिल्कुल छोटा छोटा करके ट्रांसलेट करेंगे, फिर मैं इसको एक बार में ट्रांसलेट कर दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। देखिए, यहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। पहले आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए। सो का मतलब होता है बोना, और थर्ड फॉर्म सोन। जो बीज वगैरह बोए जाते हैं उसे सो कहते हैं, बोना। जो किसान जो बीज वगैरह बोते हैं उसे सो कहते हैं, थर्ड फॉर्म है सोन। और यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। और आप चाहें तो आप इसकी जो वर्ब है इसे भी नोट कर लीजिए, SOWN। और जब हम किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है किसी वाक्य में वर्तमान में किसी कार्य का पूरा होना, पाए जाना, आया है, गया है, लिया है, चुका है, इस तरह के वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं, जहाँ पर हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? उसने क्या कहा, क्या सोचा? आई हैव सोन अ मंथ अगो मतलब अ मंथ अगो, अगो मतलब होता है पहले, मतलब एक महीने पहले मैंने बुआई की है, मतलब मैंने बोया है। एंड इट विल टेक अनदर 2 months और फिर 2 महीने और लगेंगे। बिफोर आई गेट, इससे पहले कि मुझे प्राप्त हो, द फुल 300 बुशल्स। दोस्तों देखिए, जो बुशल्स है एक तरह से ये एक नाप तोल का ही एक मापदंड है। 32 सेर को बुशल कहा जाता है। तो ये जो लोग आप लोगों में से ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं वो इस बात को समझेंगे। सेर का जो हिसाब होता है, मन होता है, सेर होता है। गांव में इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था पहले भी। तो जो 32 सेर होता है उसे बुशल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या अर्थ हुआ कि उसने आगे क्या सोचा कि पूरा की मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ कि उसने क्या सोचा कि मैंने 1 महीने पहले बुआई की है। एंड इट विल टेक अनदर 2 months, 2 महीने और लगेंगे। इस बिफोर आई गेट द फुल 300 बुशल्स की 2 महीने और लगेंगे कि मैं मतलब कि मुझे
300 बुशल्स जो कॉर्न है, कॉर्न का मतलब होता है भुट्टा या फिर मकई, जो मकई की जो फसल है वो मुझे मिलेगी। विच ग्रोज इन माई फील्ड, जो मेरे खेत में उगती है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, उसने क्या सोचा कि मतलब कि आई हैव सोन ए मंथ को, मतलब 1 महीने पहले मैंने बुआई की है और जो मतलब कि 300 बुशल्स जो मकई मेरे खेत में उगती है उसको उगने में अभी 2 महीने और लगेंगे। आई डोंट वॉन्ट टू वेट सो लॉन्ग। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करके फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और जब सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन तो डू नॉट का यूज़ होगा, और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो डज नॉट का। तो फिलहाल आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ डोंट का यूज़ किया गया। तो क्या मतलब हुआ, आई डोंट वॉन्ट, वॉन्ट मतलब चाहना और वेट मतलब इंतज़ार करना। और आप यहाँ पर ये चीज़ भी याद रखें, जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप 2 वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का प्रयोग करना है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसे मीनिंग देख लीजिए। आई डोंट वॉन्ट टू वेट सो लॉन्ग, तो क्या अर्थ हुआ, मैं इतना लंबा समय इंतज़ार नहीं करना चाहता हूँ। सो लॉन्ग मतलब इतनी देर, इतना लंबा समय इंतज़ार नहीं करना चाहता हूँ। ही थॉट फॉर सम टाइम, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। थिंक मतलब सोचना, सेकंड फॉर्म थॉट। ही थॉट फॉर सम टाइम, उसने कुछ समय सोचा। एंड केम अप विद एन आइडिया, फिर उसे एक विचार सूझा। वाई डोंट आई रीप टुडे, दोस्तों रीप को आप नोट कर लीजिए, फसल की कटाई करने को रीप कहते हैं। तो उसने क्या सोचा, वाई डोंट आई रीप टुडे मतलब मैं आज ही क्यों ना कटाई कर दूं। एंड गेट 100 बुशल्स इंस्टीड, और इसकी इंस्टीड मतलब बजाय, और इसकी बजाय मतलब कि 100 बुशल जो मतलब कि 100 जो बुशल हैं वो क्यों ना ले लूँ। तो उसने ये सोचा कि मतलब मैं इंतज़ार क्यों करूँ, मतलब उसे विचार सूझा कि मैं इंतज़ार क्यों करूं। और वाई डोंट आई रीप टुडे कि मैं आज ही क्यों ना कटाई कर दूं। एंड गेट 100 बुशल्स इंस्टीड, और इसकी बजाय एक मतलब कि सिर्फ 100 जो बुशल हैं वो मैं ले लूं, प्राप्त कर लूं। गेट मतलब मिलना, प्राप्त होना। इफ़ 300 बुशल्स ग्रो इन 3 months देन आई एम श्योर टू गेट 100 बुशल इन 1 month। और उसने देखिए उसका ये क्या लॉजिक था, उसने इसको समझिए उसका क्या लॉजिक था। उसने क्या सोचा कि यदि 300 बुशल्स जो हैं वो 3 महीने में ग्रो होते हैं मतलब कि बढ़ते हैं, देन आई एम श्योर, तो उसने सोचा कि मैं इस चीज़ से श्योर हूँ, मतलब मैं निश्चिंत हूँ, टू गेट 100 बुशल्स मतलब कि 100 जो बुशल है वो मुझे मिल जाएंगे इन 1 month, 1 महीने में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, उसने क्या सोचा कि इफ़ 300 बुशल्स ग्रो इन 3 months मतलब कि यदि 3 महीने में 300 बुशल्स जो है वो उगता है, देन आई एम श्योर, फिर मैं निश्चिंत हूँ, टू गेट 100 बुशल्स इन 1 month मतलब कि 100 बुशल मतलब कि मिलने में 1 महीने में मैं निश्चिंत हूँ। तो उसने यही लॉजिक लगाया कि यदि 3 महीने में 300 बुशल मिलते हैं तो 1 महीने में 1 बुशल मिल जाएगा। आई एम गुड एट अर्थमेटिक इंडीड, इंडीड का मतलब वास्तव में, और उसने क्या सोचा कि आई एम गुड एट अर्थमेटिक इंडीड मतलब मैं वास्तव में जो अंक गणित है उसमें मैं अच्छा हूँ। चलिए आगे देखिए। अ क्रेन हर्ड हिम एंड सेड, दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। HEAR हियर मतलब सुनना, सेकंड फॉर्म हर्ड। अ क्रेन हर्ड हिम एंड सेड, क्रेन मतलब सारस, एक सारस ने उसकी बात को सुना और कहा, देयर इज़ अ वे बाई विच यू कैन गेट द फुल 300 बुशल्स दिस वेरी डे। तो उसने क्या कहा कि देयर इज़ अ वे, एक रास्ता है, बाई विच जिसके द्वारा, यू कैन गेट द फुल 300 बुशल्स की जिसके द्वारा आपको पूरा 300 बुशल्स मिल सकता है, दिस वेरी डे, दिस वेरी डे मतलब आज ही के दिन। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो एक सारस था उसने उसकी बात को सुना और कहा कि एक रास्ता है जिसके द्वारा आज ही आपको 300 जो बुशल्स है वो प्राप्त हो सकता है। हाउ कैसे, आस्क्ड द फुलिश पेजेंट, वो जो मूर्ख पेजेंट था, किसान था, उसने पूछा। हाउ मतलब कैसे, हाउ आस्क्ड द फुलिश पेजेंट मतलब जो मूर्ख किसान था उसने पूछा कैसे।
यू हैड स्टोर्ड अप वाटर इन द पॉन्ड टू फीड द क्रॉप्स फॉर 3 months। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। पहले आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए। स्टोर का मतलब होता है किसी चीज़ का भंडार करना, थर्ड फॉर्म है स्टोर्ड, और जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो उसने क्या कहा, यू हैड स्टोर्ड अप वाटर इन द पॉन्ड, मतलब कि आपने, पॉन्ड मतलब कि तालाब में पानी इकट्ठा किया था, टू फीड द क्रॉप्स, फसलों को पिलाने के लिए। फीड मतलब खिलाना पिलाना, क्रॉप मतलब फसल। तो उसने क्या कहा कि आपने तालाब में पानी को इकट्ठा किया था फसलों को देने के लिए, पिलाने के लिए, फॉर 3 months 3 महीनों के लिए। अ मंथ हैज़ ऑलरेडी गॉन बाय, और दोस्तों यहाँ हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। गो मतलब जाना, थर्ड फॉर्म गॉन। तो क्या अर्थ हुआ, अ मंथ हैज़ ऑलरेडी गॉन बाय, ऑलरेडी मतलब पहले, मतलब 1 महीना पहले ही जा चुका है। वाटर फॉर द रिमेनिंग 2 months, और दोस्तों रिमेनिंग का मतलब होता है बाकी बचा हुआ, शेष, उसे रिमेनिंग कहते हैं। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए। तो उसने आगे क्या कहा कि वाटर फॉर द रिमेनिंग 2 months, जो पानी है बाकी 2 महीनों का जो बचा हुआ पानी है, इज़ लेफ्ट इन द पॉन्ड, लेफ्ट मतलब बचा हुआ होना, वो तालाब में बचा हुआ है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, वाटर फॉर द रिमेनिंग 2 months इज़ लेफ्ट इन द पॉन्ड, मतलब कि बाकी बचे हुए 2 महीनों के लिए जो पानी है वो पॉन्ड में मतलब तालाब में बचा हुआ है। वाई फीड द क्रॉप्स फॉर अनदर 2 months, तो उसने क्या कहा कि 2 और महीने आप फसलों को पानी क्यों देते हो, क्यों उनको पानी पिलाते हो। फीड का मतलब खिलाना पिलाना या इस सेंस में पानी देना। तो उसने क्या कहा, वाई फीड द क्रॉप्स फॉर अनदर 2 months, मतलब कि 2 और महीने फसलों को पानी क्यों दें। यू कैन फीड दैम ऑल द वाटर एट वन गो, मतलब एक ही बार में। तो उसने क्या कहा, यू कैन फीड दैम, आप उनको पिला सकते हो, मतलब उनको पानी दे सकते हो। ऑल द वाटर यू कैन फीड दैम ऑल द वाटर, आप उनको सारा पानी दे सकते हो। एट वन गो, एक ही बार में। एंड यू विल हैव ऑल द कॉर्न एट वंस, और आपको यू विल हैव, आपको मिल जाएगा ऑल द कॉर्न, सारी मकई की जो मतलब जो फसल है वो मिल जाएगी एट वंस, एक ही बार में। लेट आउट द वाटर, पानी को जाने दो, इनटू द फील्ड्स, खेतों में। एंड सी वॉट हैपन्स, और देखो क्या होता है। चलिए आगे देखिए। आर यू श्योर दिस वर्क्स, और श्योर का मतलब होता है निश्चिंत होना, किसी बात पर यकीन होना। तो उसने क्या कहा, आर यू श्योर दिस वर्क्स, मतलब क्या आपको यकीन है ये काम करेगा। द फूल वॉन्टेड टू नो, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया पहले भी, जब आप 2 वर्ब का वाक्य बनाना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का प्रयोग करना है, और टू के बाद आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। द फूल वॉन्टेड टू नो, मतलब जो मूर्ख था वो जानना चाहता था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, आर यू श्योर दिस वर्क्स, द फूल वॉन्टेड टू नो, मतलब मूर्ख जानना चाहता था, क्या जानना चाहता था। आर यू श्योर दिस वर्क्स, मतलब क्या आपको यकीन है ये काम करेगा। देयर आर अ लॉट ऑफ फिश इन माई पॉन्ड, और उसने आगे क्या कहा, देयर आर ए लॉट ऑफ फिश इन माई पॉन्ड। और दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य देखिए, आप यहाँ खुद देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई भी वर्ब नहीं दिखेगी। तो यदि किसी वाक्य में इज एम आर का यूज़ होता है और साथ में नाउन एडजेक्टिव होता है तो इस तरह का वाक्य सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहलाता है। और आप देखेंगे आपको वहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं दिखेगी, मतलब कि एक्शन वर्ब। तो क्या अर्थ हुआ, देयर आर ए लॉट ऑफ फिश। और दोस्तों यहाँ पर एक मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, FISH फिश मतलब मछली, और जो फिश का प्लूरल नाउन है वो भी फिश होता है। तो आपको वहाँ पर इसके साथ ES जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिश जो है प्लूरल भी है, साथ में सिंगुलर भी है। चलिए क्या मतलब हुआ, उसने क्या कहा कि देयर आर ए लॉट ऑफ फिश इन माई पॉन्ड, मतलब मेरे तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं। डेफिनेटली दिस वर्क्स, उसने क्या कहा, बिल्कुल पक्का ये काम करेगा। डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से, दिस वर्क्स ये काम करता है। सेट द क्रेन विद कॉन्फिडेंस, मतलब क्या इस लाइन का हुआ कि सारस ने कॉन्फिडेंस मतलब कि आत्मविश्वास से कहा कि डेफिनेटली दिस वर्क्स, मतलब निश्चित रूप से ये काम करता है। और ये बात सारस ने कॉन्फिडेंस के साथ मतलब आत्मविश्वास से कही। आई हैव एक्सटेंसिव नॉलेज, दोस्तों एक्सटेंसिव का मतलब होता है गहन, और मैं चाहूँगा आप इसे नोट कर लीजिए, ये एक एडजेक्टिव है। तो उसने क्या कहा, आई हैव एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ जियोग्राफी, मतलब मेरे पास जियोग्राफी मतलब भूगोल का बड़ा ही गहन ज्ञान है। नॉलेज मतलब कोई ज्ञान होना, तो उसे नॉलेज कहते हैं। उसने क्या कहा कि मुझे भूगोल का बहुत ही गहन ज्ञान है। एंड हैव ट्रेवल्ड द वर्ल्ड ओवर, और मैंने पूरे वर्ल्ड ओवर, मतलब पूरे संसार की मैंने यात्रा की है।
और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हैव है, यहाँ भी हैव है और ये थर्ड फॉर्म है, तो ये पूरा ही पूरा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो उसने क्या कहा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गहन जो है वो नॉलेज है, ज्ञान है जियोग्राफी का, एंड आई हैव ट्रेवल्ड द वर्ल्ड ओवर, और मैंने पूरी दुनिया की, पूरे संसार की मैंने यात्रा की है। दिस इज़ ए वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस। और दोस्तों वाइड स्प्रेड को भी आप नोट कर लीजिए, एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रचलित, जो बहुत ज़्यादा यूज़, मतलब कि जिसका चलन उसे वाइड स्प्रेड कहा जाता है। तो उसने आगे क्या कहा, दिस इज़ ए वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस, मतलब ये एक बहुत ही प्रचलित एक प्रैक्टिस है, मतलब अभ्यास है। एंड एज फॉर दिस फिश, और मछली, और जहाँ तक मछली का सवाल है, थिंक ऑफ द ट्रबल, उस परेशानी के बारे में सोचो, यू शैल सेव, जो आप बचाओगे, ओवर द नेक्स्ट 2 months, अगले 2 महीनों में। यू विल नॉट नीड टू लुक आफ्टर द क्रॉप्स। तो उसने क्या कहा, यू विल नॉट नीड मतलब ज़रूरत होना, यू विल नॉट नीड टू लुक आफ्टर द क्रॉप्स। और दोस्तों लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, मतलब कि आपको, यू विल नॉट नीड टू लुक आफ्टर द क्रॉप्स मतलब आपको फसल की देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड विल गेट मनी, और आपको पैसे मिलेंगे, फॉर फुल 300 बुशल्स, पूरे 300 जो बुशल्स के आपको पैसे मिल जाएंगे। चलिए आगे देखिए, द फुलिश पेजेंट कट द साइड्स ऑफ हिज पॉन्ड, जो मूर्ख जो किसान था उसने उस अपने तालाब के जो किनारे थे, साइड मतलब किनारे, उसको उसने काट दिया। एंड लेट ऑल द वाटर फ्लो, और सारे पानी को बह जाने दिया, आउट इनटू द फील्ड्स, खेतों में सारे पानी को बह जाने दिया। और दोस्तों जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी मात्रा में पानी आएगा तो नुकसान उसका ज़रूर होगा। मीनवाइल मतलब होता है इस दौरान, द क्रेन इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली, जो क्रेन इन्वाइट था, मतलब इन्वाइट मतलब होता है आमंत्रित करना, बुलाना किसी को। और मीनवाइल मतलब इस दौरान जो क्रेन था, सारस था, उसने अपने दोस्तों और परिवार को निमंत्रित कर लिया, उनको बुला लिया। द फ्लॉक ईजिली फीस्टेड ऑन, फ्लॉक मतलब ये जो झुंड था, फ्लॉक कहा जाता है उसको, उसने फीस्ट मतलब दावत उड़ाना, उसने बड़े ही आराम से उसने दावत उड़ाई। फीस्टेड ऑन ऑल द बिग एंड स्मॉल फिश मतलब सभी बड़ी और छोटी मछलियों पर उन्होंने दावत उड़ाई। दैट हैड रश्ड आउट इन टू द फील्ड, जो कि मतलब कि हैड रश्ड आउट इन द फील्ड, जो कि खेत में बहकर चली गई थी, अलॉन्ग विद द वाटर, पानी के साथ। मोस्ट ऑफ द क्रॉप वॉज स्वेप्ट अवे, और जो अधिकतर जो ज़्यादातर जो फसल थी वो बहकर चली गई थी। द रेस्ट वॉज बरीड इन मड, और दोस्तों बरीड का मतलब होता है दबा हुआ, एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब दब जाना, उसे बरीड कहते हैं। द रेस्ट वॉज बरीड इन मड, और जो बाकी बची हुई थी वो मड मतलब कीचड़ में दब गई थी। एंड द फिश वॉज ऑल गॉन, और जो मछलियाँ थीं सारी जा चुकी थीं। चलिए अब दोस्तों आप देख ही सकते हैं उसका इस मूर्खता से कितना ज़्यादा उसका नुकसान हुआ। द फूल सैट ऑन द बैंक ऑफ द लेक, बैंक का मतलब किनारा, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य, सिट मतलब बैठना, सेकंड फॉर्म सेट। जो मूर्ख था वो लेक मतलब झील होता है, झील के किनारे पर वो बैठ गया। एंड वेप्ट, और वो रोया, सेइंग कहते हुए, द क्रेन्स जियोग्राफी रूइन मी, रूइन मतलब बर्बाद कर देना, कि जो सारस की जो भूगोल है उसने मुझे बर्बाद कर दिया। रूइन मी, उसने मुझे बर्बाद कर दिया। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, सेट द क्रेन, सारस ने कहा, माई जियोग्राफी वॉज एज गुड एज योर अर्थमेटिक। तो उसने क्या कहा कि मेरे दोस्त, मेरी भूगोल उतनी ही अच्छी है जितनी आपकी अंक गणित। जाहिर सी बात है उसने एक तरह से कटाक्ष कर दिया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यदि कहानी के मॉरल के बारे में देखा जाए तो मॉरल इस कहानी का यही है कि हमें आंख बंद करके किसी भी व्यक्ति की सलाह पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो व्यक्ति हमें सलाह दे रहा हो उसको खुद इस चीज़ का नॉलेज ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो हमें इस तरह की सलाह दे रहा हो जिसमें उसका फ़ायदा हो और हमारा नुकसान हो। तो किसी भी यदि कोई व्यक्ति सलाह देता है तो मॉरल यही है कि हम उसकी सलाह सुने, लेकिन हम अपने विवेक का ही इस्तेमाल करें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। So guys, this was today's story. I hope you enjoyed this session, and if you really enjoyed this session and if you have learned something new today, or maybe if you want to appreciate my hard work, then it's my request, kindly do like this video and try to share this video with your friends, with your family members. And apart from this, just subscribe the channel if you have not subscribed, because I see a lot of you people just watch my channel but do not like to subscribe. I do not understand what's the reason. If the reason is that if you do not like my videos, then it's my request today, please leave your comment, or maybe if you have any type of feedback for my channel, because I want to improve my quality, or maybe I want to improve the content, right? So if you have any complaint, or maybe if you do not
maybe you are not very happy with my content, please let me know so that I can try to improve the quality of my content. But it's my request, if you really like my video, if you really like this content, then please subscribe. It's a request. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.